हाय फ्रेंड्स, फर्स्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू नर्सिंग हब में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पीजीआई संगरूर का जो नर्सिंग ऑफिसर का जो पेपर था उसका सॉल्यूशन हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा पेपर था। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ये पेपर कंप्यूटर बेस्ड था, इसलिए किसी भी स्टूडेंट के पास या कोई भी टीचर के पास एक कंप्लीट पेपर नहीं होता। ये पेपर का सॉल्यूशन हमने स्टूडेंट ने हमें जो क्वेश्चन बनाए हुए हैं उसके आधार पर बनाया हुआ है। ठीक है, मगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन आए थे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो कि हिपेरिन का आपको एंटीडोट पूछा था। ठीक है, हिपेरिन का एंटीडोट क्या होता है? तो हिपेरिन का एंटीडोट होता है प्रोटामाइन सल्फेट होता है। एक कई एग्जाम में कई बार रिपीटेड होता हुआ क्वेश्चन है। हिपेरिन का एंटीडोट क्या होता है? तो हिपेरिन का एंटीडोट होता है प्रोटामाइन सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर किल-फिल्टर सिंड्रोम के बारे में पूछा था कि जो सिंड्रोम होता है उसमें कौन सा नंबर का क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा होता है। तो इस सिंड्रोम में आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारा जो 47 क्रोमोसोम होता है उसमें XXY उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। आपको यहाँ पर ये आंसर सही होगा कि 47 नंबर में XXY होगा, उसको ये सिंड्रोम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैगर साइन अकर इन विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी। जो हैगर साइन होता है वो कब प्रेगनेंसी के कौन से वीक में, ठीक है, देखने को मिलता है। आपको क्वेश्चन में ये पूछा था। ठीक है, हम यहाँ पर आपको इसका आंसर बताए तो इसका आंसर होता है 8 वीक में देखने को मिलता है हैगर साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिटरी सेंटर लोकेटेड इन विच लोब। ऑडिटरी सेंटर होता है जो हमारे ब्रेन में, ठीक है, कहाँ पर लोकेटेड होता है, ठीक है, कौन से लोब में लोकेटेड होता है। तो जो ऑडिटरी सेंटर है वो टेम्पोरल लोब में लोकेटेड होता है। कहाँ पर होता है? टेम्पोरल लोब में लोकेटेड होता है। और आपको यहाँ पर रेस्पिरेटरी सेंटर पूछे कि हमारे बॉडी का रेस्पिरेटरी सेंटर कौन सा क्या होता है, उसका नाम क्या है, तो हमारी ह्यूमन बॉडी का रेस्पिरेटरी सेंटर है वो मेडुला ओब्लंगेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेडिकेशन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा। इनमें से कौन सी मेडिकेशन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती, आपको ये पूछा था। ठीक है, आपको यहाँ पर ऐसे ऑप्शन दिए थे कि हिपेरिन, आपका ऑप्शन बी था ना नेलेक्सोन, आपका ऑप्शन सी था वारफेरिन और आपका ऑप्शन डी था मॉर्फिन। तो इनमें से ये तीनों ड्रग प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, ओनली हिपेरिन है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती। ठीक है, आपको यहाँ पर हिपेरिन आंसर है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंटामाइसिन बेस्ट इफेक्टिव इन यूटीआई व्हेन यूरिन इज। जो जेंटामाइसिन ड्रग होती है वो कब इफेक्टिव होती है यूटीआई में, तब यूरिन कैसा होता है, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, आपका ऑप्शन ए था नॉर्मल, आपका ऑप्शन बी था कंसंट्रेट, आपका ऑप्शन सी था अल्कलाइन और आपका ऑप्शन डी था एसिडिक। तो यहाँ पर आपका एसिडिक होगा वो राइट आंसर होगा। जेंटामाइसिन कब इफेक्टिव होगी? जो हमारा यूरिन एसिडिक होगा तब हमें पता चलेगा कि जेंटामाइसिन है यूटीआई में इफेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डाइट गिवन ऑपरेटिव पेशेंट इज हेल्प टू वुंड हीलिंग। ठीक है, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अलग हो सकती है, मगर मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर बता दूँ। यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पर पेशेंट को यहाँ पर ऑपरेशन यहाँ पर हुआ है। ठीक है, ऑपरेशन के बाद हम पेशेंट को कौन सी डाइट देंगे तो पेशेंट की यहाँ पर जो वुंड हीलिंग है वो ज़्यादा जल्दी होगी, ज़्यादा फास्ट होगी। आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा था। तो यहाँ पर प्रोटीन डाइट पेशेंट को देगी तो प्रोटीन डाइट से पेशेंट की जो वुंड है, सर्जरी का जो एरिया है वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। तो पेरिटोनियल डायलिसिस हम करते हैं, पेरिटोनियल कैविटी में जो फ्लूइड इंसर्ट करते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के बाद निकाल देते हैं, उस प्रोसीजर को बोलते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। और उसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? इसका कॉम्प्लिकेशन होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस का कॉम्प्लिकेशन होता है पेरिटोनाइटिस होता है। ये भी कई एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि पेरिटोनियल डायलिसिस में का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस का मतलब होता है हमारी पेरिटोनियल कैविटी में इन्फ्लामेशन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिसोफ्रेनिया के आपको 4A के बारे में क्वेश्चन कुछ था, मगर मैं आपको बता दूं कि सिसोफ्रेनिया के 4A का मतलब क्या होता है तो आपको यहाँ पर सब कुछ समझ आ जाएगा। सिसोफ्रेनिया के जो 4A होते हैं उसमें पहले का मतलब होता है ऑटिज्म होता है, दूसरे ए का मतलब होता है अफेक्टिव कोग्निटिव होता है, तीसरे का मतलब होता है एसोसिएशन डिस्टर्बेंस होता है और चौथे नंबर का एक का मतलब होता है एम्बीवेलेंस होता है। आपको ये 4A पता होगे तो आप यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा था आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे होगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूबॉर्न नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूबॉर्न कवर विथ ब्लैंकेट इज अ विच मेथड। यहाँ पर आपको न्यूबॉर्न है उसको ब्लैंकेट से कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी यहाँ पर समझ नहीं आई हुई है, स्टूडेंट ने हमें बताया नहीं है एक्जैक्टली कैसी लैंग्वेज थी, मगर आपको मैं समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। यहाँ पर न्यूबॉर्न होता है उसको हम ब्लैंकेट से करेंगे, कवर करेंगे। यहाँ पर कौन सी मेथड हीट लॉस की यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। यहाँ पर आपके ऑप्शन थे कंडक्शन, आपका ऑप्शन बी था इवापोरेशंस, आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन था रेडिएशन। तो यहाँ पर न्यूबॉर्न होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसको हम ब्लैंकेट से कवर करेंगे। यहाँ पर आपकी यहाँ पर कौन सी मेथड यूज हुई होगी हीट लॉस की, यहाँ पर आपका कंडक्शन है और राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल रेंज ऑफ सीवीपी। तो सीवीपी होता है सेंट्रल वेनस प्रेशर होता है, ठीक है। उसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा था। तो सीवीपी की नॉर्मल रेंज होती है यहाँ पर 5 से 10 के बीच में सेंटीमीटर ऑफ H2O होती है। आपका यहाँ पर ए आंसर करेक्ट होगा। आपको यहाँ पर ऑप्शन थे वो थोड़े अलग अलग हो सकते हैं, मगर ये आंसर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमोफीलिया विच क्लोटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी। जो हेमोफीलिया होता है, ठीक है, हेमोफीलिया एक हमारा ब्लड का क्लोटिंग फैक्टर का एक डिसऑर्डर होता है, उसमें कौन से नंबर के क्लोटिंग फैक्टर की कमी होती है तो हेमोफीलिया देखने को मिलता है। तो हेमोफीलिया होता है, बेसिकली हम बात करें हेमोफीलिया ए है, हमारे 8 नंबर के क्लोटिंग फैक्टर में डेफिशिएंसी होती है तो हेमोफीलिया ए होता है, और हमारे 9 नंबर के क्लोटिंग फैक्टर में डेफिशिएंसी होती है तो हेमोफीलिया बी होता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, आप इस दोनों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहलिक पेशेंट डायसल्फाम ड्रग की साइड इफेक्ट क्या है। आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि जो पेशेंट अल्कोहलिक पेशेंट होता है उसमें जो हम डायसल्फाम उसको देते हैं, ठीक है, तो इस ड्रग की साइड इफेक्ट क्या होगी, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। आपको यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मी आपका क्वेश्चन यहाँ पर वॉमिटिंग वाला आंसर है वो राइट होगा। मैं आपको बताऊँ डायसल्फाम होती है, डायसल्फाम जो होती है उसके यहाँ पर क्या क्या उसकी साइड इफेक्ट हो सकती है, तो मैं आपको बताऊँ डायसल्फाम को यहाँ पर पेशेंट को नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, उसको सीजर आ सकता है, वो सभी उसकी साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूल स्वेलिंग इंडिकेट इज। यहाँ पर पेशेंट को यहाँ पर कूल यहाँ पर स्वेलिंग हुई है, यहाँ पर जो हम आईवी कैन्यूला का क्वेश्चन था, ठीक है, कूल स्वेलिंग की हमने पेशेंट को आईवी कैन्यूला लगाई हुई है और आईवी साइड पर यहाँ पर पेशेंट को स्वेलिंग हुई है, वहाँ पर उसको कूलनेस फील हो रही है, तो वो क्या इंडिकेट करेगा, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा था। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा इनफिल्ट्रेशन होगा। और मैं आपको बताऊँ कि इनफिल्ट्रेशन के अदर साइन सिम्टम क्या होते हैं, पेशेंट को स्वेलिंग होती है, एरिया थोड़ा हार्डनेस फील होता है, नमनेस होती है, पेशेंट को कूलनेस होती है, वो सभी इनफिल्ट्रेशन के साइन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज आईसीपी विच नर्सिंग एक्शन टेकन बाय नर्स। यहाँ पर आपको इंक्रीज आईसीपी का कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि यहाँ पर पेशेंट की आईसीपी, इसका मतलब पेशेंट की इंट्राक्रैनियल प्रेशर यहाँ पर बढ़ी हुई है, इंक्रीज हुई है, तो यहाँ पर क्या उसका नर्सिंग ऑफिसर होता है उसका एक्शन क्या होगा, आपको ऐसा पूछा था। आपको यहाँ पर ऐसे ऑप्शन दिए थे कि एलिवेट द हेड 30 डिग्री, आपका ऑप्शन ऐसा, दूसरा ऑप्शन ऐसा था कि कंट्रोल द कफिंग एंड स्नीजिंग, हम कफिंग और स्नीजिंग को कंट्रोल करेंगे, मगर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा पेशेंट की जो हेड होता है उसको बेड से 30 डिग्री एंगल पर एलिवेट करेंगे, तो हमारा इंक्रीज आईसीपी होता है उसका एक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटेक्सिया टेस्ट, जो एटेक्सिया कंडीशन होती है उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ एटेक्सिया का मतलब क्या होता है। ऐसे एटेक्सिया का मतलब होता है पेशेंट का यहाँ पर मसल कंट्रोल यहाँ पर होता ही नहीं है, पेशेंट का लॉस ऑफ मसल कंट्रोल होता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एटेक्सिया। और एटेक्सिया के लिए हम रोमबर्ग टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं, रोमबर्ग टेस्ट। आप यहाँ पर देख सकते हो कि रोमबर्ग टेस्ट का, यहाँ पर रोमबर्ग टेस्ट इज अ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। रोमबर्ग टेस्ट एक न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, पेशेंट का हम बैलेंस चेक करने के लिए, कोऑर्डिनेशन चेक करने के लिए ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये टेस्ट में हम क्या करते हैं, पेशेंट को यहाँ पर सीधा खड़ा करते हैं और पेशेंट को यहाँ पर वो खड़ा करते हैं और पेशेंट की आई थोड़ी देर पहले ओपन रखते हैं, उसके बाद पेशेंट की आइज़ 30 सेकंड के लिए क्लोज कर देते हैं। इस टेस्ट को बोलते हैं रोमबर्ग टेस्ट, और ये टेस्ट एटेक्सिया की कंडीशन में करते हैं। पल्स डेफिशिएंट, तो पल्स डेफिशिएंट होता है उसका मतलब क्या होता है, पल्स डेफिशिएंट है उसका मतलब क्या होता है, आपको ऐसा पूछा था। आपको यहाँ पर ऑप्शन ऐसे दिए थे कि डिफरेंस बिटवीन अपाइकल एंड रेडियल पल्स।
आपका दूसरा ऑप्शन ऐसा था कि डिफरेंस बिटवीन अपाइकल एंड कैरोटाइड पल्स। तो तीसरा ऑप्शन ऐसा था कि डिफरेंस बिटवीन अपाइकल एंड फ्यूमोरल पल्स। तो पल्स डेफिशिएंट होता है उसका मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन अपाइकल और रेडियल पल्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं पल्स डेफिशिएंट। और दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी था कि पल्स प्रेशर को क्या बोलते हैं। तो पल्स प्रेशर आपको मालूम ही होगा, हमारा जो सिस्टोलिक बीपी होता है और डायस्टोलिक बीपी होता है उसके बीच में जितना भी डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं पल्स प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, आपको मैं बताऊँ कि यहाँ पर नॉर्मली आपको मैं समझाता हूँ कि हमारा नॉर्मली सिस्टोलिक बीपी होता है एक 120 होता है और डायस्टोलिक होता है 80 होता है। इसके बीच में जो भी डिफरेंस होगा उसको हम पल्स प्रेशर बोलते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में दूसरे क्वेश्चन के साथ जल्दी मिलते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए और हमारी नर्सिंग हब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में रहे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए।